नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बजरंग लाल गाडगिल एक नई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम बीए पाठ प्रथम वर्ष का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता अध्याय प्रथम, जिसके अंदर हम ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसके अंदर हम ऋग्वैदिक सभ्यता के राजनीतिक संगठन, प्रमुख जन, राजा के अधिकार और कर्तव्य, प्रमुख अधिकारी, सभा व समिति नामक संस्थाएं, न्याय व्यवस्था और युद्ध विधि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संपूर्ण वैदिक सभ्यता की इतिहासकारों ने इन्हें किस आधार पर दो भागों में विभाजित किया। वैदिक सभ्यता भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण समय व अतीत के तथ्यों को उजागर करता है, जिससे भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। वेद ही भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। वह वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वेदों में प्राचीन भारतीय ज्ञान का भंडार है, वो भरा हुआ है। वेदों के जो रचयिता है वह किसी मानव व पुरुष को नहीं माना गया है। इस कारण वेदों को अपौरुष से कहा गया है। कहा जाता है कि वेदों की रचना है वह किसी ईश्वर के द्वारा की गई है। ईश्वर ने इन वेदों को सीधे आर्य ऋषियों को सुनाया। वह सुनने के कारण ही इन्हें श्रुति कहा जाता है। क्योंकि प्राचीन काल में कोई लेखन व्यवस्था थी वह विद्यमान नहीं थी। इसके चलते आर्य ऋषि है जिन्होंने ध्वनि के माध्यम से इन वेदों का ज्ञान है वो ईश्वरों से प्राप्त किया। इन वैदिक ग्रंथों की जो रचना है वह किसी एक निश्चित काल व समय में नहीं हुई। इनकी रचना अलग अलग कालक्रम व कालखंडों में हुई है। इन प्रत्येक वेदों के पीछे किसी न किसी आर्य ऋषि का नाम इनसे जुड़ा हुआ है। किसी एक ऋषि ने इन सब वेदों की रचना नहीं की है। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वैदिक आर्यों व ऋषियों ने जिन ग्रंथों की रचना की उन्हें वैदिक साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य से हमें वेदों के धार्मिक कर्मकांड व उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी मिलती है, तथा इसके साथ साथ हमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति व सांस्कृतिक विकास पर भी बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। इनके माध्यम से इन सब जानकारियों के बारे में हमें पर्याप्त जानकारियां प्राप्त होती है। वैदिक आर्यों का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर 1017 सूक्त व 11 बालिख्य सूक्त हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के अंदर मूल रूप से कुल 1028 सूक्त माने गए हैं। ऋग्वेदिक आर्य इन सूक्तों के माध्यम से ही
अपने प्रमुख देवी देवताओं की स्तुति किया करते थे, आराधना वंदना किया करते थे। हम बात करें वैदिक आर्यों में सभी वेदों के साथ किसी न किसी ऋषि व आर्य का नाम जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम कुछ वैदिक ऋषियों की बात करें, जिसमें अंगिरस, अत्रि, घृतभ्य ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अंगिरस, अत्रि, गर्दभ्य, भारद्वाज, विश्वामित्र, सोम, इस प्रकार से सभी के साथ इन ऋषियों के नाम जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार हम देखें तो वैदिक संहिताओं में बहुत सी महिलाओं का भी योगदान रहा है। इन महिलाओं में हम कुछ प्रमुख महिलाओं की बात करें, लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोमी, काशवर्ती आदि कुछ महिलाओं हैं जिन्होंने वैदिक साहित्य में बहुत से मंत्रों व संहिता में बहुत से मंत्रों का निर्माण किया है। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक संगठन के बारे में कि तत्कालीन जो राजनीतिक संगठन था वह किस प्रकार का था। इससे पूर्व हम एक टॉपिक के बारे में और बात करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्राचीनतम ग्रंथ था वह ऋग्वेद था। ऋग्वेद के पश्चात दूसरे जो ग्रंथ हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन दोनों के मध्य बहुत समय का अंतर है। इस कारण इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है तथा इन दोनों सभ्यताओं में बहुत सी विभिन्नता पाई जाती है। इस कारण भी इतिहासकारों ने इस सभ्यता को दो भागों में बांटा है। यहाँ पर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का जो यह विभाजन है वह प्रमुख इतिहासकार विद्वान विंटर रत्न जी ने किया है। जो सर्वमान्य मतों में से एक है कि वैदिक सभ्यता का जो समय है वो मूल रूप से 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, परंतु ऋग्वैदिक सभ्यता या पूर्व वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 600 से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया है। इस सभ्यता का प्रमुख ग्रंथ है वो ऋग्वेद है।
ऋग्वेद व उत्तर वैदिक सभ्यता में बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। इस कारण इतिहासकारों ने इन्हें दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया है। इसके अलावा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की हम बात करें तो इसके प्रमुख ग्रंथों में तीन वेद तो है ही, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके साथ ही आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, वेदांग आदि सबसे हमें उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, तत्कालीन स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सब की जानकारियां इन सब ग्रंथों से प्राप्त होती है। इन दोनों में बहुत सी विभिन्नताओं के पाए जाने के कारण ही इतिहासकारों ने इन दो भागों में विभाजित किया है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता की, जो हमारा अध्याय का नाम है ऋग्वैदिक सभ्यता। अब हम इसके राजनीतिक संगठन के बारे में बात करेंगे। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन इस प्रकार से था कि आर्यों की जो सबसे छोटी इकाई थी वह परिवार थी, जिसे कुटुंब भी कहा जाता है। परिवार का मुखिया, परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग जो व्यक्ति होता था वह होता था। इसके अलावा ग्राम थी, वह सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी जिसका मुखिया ग्रामीणी होता था। कई गांवों को मिलकर एक विस बनता था। विस का प्रधान है वो विसपति कहलाता था। तत्कालीन तहसील के बराबर का जो होता था वह विस होता था। जिस प्रकार वर्तमान में तहसील के अंदर बहुत से गांव आते हैं, उसी प्रकार विस के अंदर कई गांव आते थे, और इसका प्रधान है वो विसपति होता था। कई विषयों को मिलाकर जन का निर्माण होता था, और जन का जो प्रधान होता था उसे गोपा कहा जाता था, वह इसे राजा भी कहा जाता था। इसके अलावा बहुत से विद्वानों ने राष्ट्र नामक एक इकाई का उल्लेख किया है। बहुत से जनों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण होता था। जन के जो गोपा वह राजा होते थे। बहुत से राजाओं को अपने अधीन कर सम्राट की उपाधि धारण करता था, वह राष्ट्र का शासक होता था। इस प्रकार का जो प्रमुख राजनीतिक संगठन था जो ऋग्वैदिक कालीन समाज में विकसित था। ग्राम का ग्रामीणी, विस का विसपति, जन का गोपा व राजा कहते थे, राष्ट्र का सम्राट होता था। यह अपने अपने क्षेत्रों में राजनीतिक संगठन व स्थिति को बनाए रखते थे, वह शासन संचालन करते थे। यह आपस में भी एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़े हुए रहते थे। अब हम बात करते हैं प्रमुख जन की, कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में कौन कौन से जन थे वो प्रमुख थे। ऋग्वैदिक काल में जिस प्रकार हमने अध्ययन किया है वह हमने जाना है कि ऋग्वैदिक काल में बहुत से जनों का उल्लेख मिलता है। इनमें हम बात करें पुरु, यदु, तुवर्स, द्रुहु आदि
वह इसके अलावा भरत, अनिला, मन्ना, शिव, पक्ता इस प्रकार के बहुत से जन हैं, उनका उल्लेख ऋग्वेदिक ग्रंथ में मिलता है। जिस प्रकार की ऋग्वेदिक ग्रंथ में भरत नामक जन का शासक सुदास का वर्णन है, वह राजा सुदास ने अपने प्रधान पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर प्रधान पुरोहित का जो पद है वह गुरु वशिष्ठ को दे दिया था, जिसके कारण गुरु विश्वामित्र है वो नाराज हो गए और उन्होंने 10 राजाओं का एक संघ बनाया और भरतवंश के राजा सुदास के विरुद्ध 10 राज्य युद्ध किया, जो पुरुष में रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इस युद्ध में भरतवंश के राजा सुदास है जो विजयी रहा था। और अन्य प्रकार के बहुत से जन के बारे में जैसे हम बात करें कि तत्कालीन मत्स्य जो जन था उसके अंदर वर्तमान राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर का जो क्षेत्र है वो मत्स्य क्षेत्र में आता था। इसी प्रकार पंजाब के क्षेत्र में अनुस्वैगृह नामक जन का उल्लेख मिलता है। अगर हम यदु की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में, वह पूर्व की बात करें हम वह इसके अलावा सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में भी बहुत से जन हैं जिनका निर्माण हुआ करता था। इस प्रकार हमने तत्कालीन जनों के बारे में बात की। 10 राज्य युद्ध हुआ था, इसमें विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाकर भरतवंश के राजा सुदास के विरुद्ध युद्ध किया, जिसमें सुदास में वो विजय हुआ। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरु, यदु, तुरस, द्रुहु, अनिला, मन्ना, शिव, पक्था इस प्रकार से बहुत से जन थे। यह जन अपनी सर्वोच्चता के लिए आपस में लड़ते रहते थे, वह एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण करते रहते थे और इन जनों को मिलकर कालांतर में महाजनपदों का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन राजा के अधिकार तथा कर्तव्यों के बारे में। ऋग्वेदिक काल में राजा के क्या क्या अधिकार थे, कौन कौन से कर्तव्य थे, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजा के पद की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, किस प्रकार से राजा का पद है जो बना। यह प्रश्न है जो इतिहासकारों में बहुत ही मतभेद का विषय बना हुआ है, विवादित प्रश्न है। परंतु प्रमुख इतिहासकार मुकुर्जी का कहना है कि आक्रमणीय स्थिति तथा तत्कालीन स्वाभाविक परिस्थितियों के आधार पर राजतंत्रात्मक स्थिति उत्पन्न हुई, वह राजा के पद की उत्पत्ति हुई। इस मत का समर्थन नारायण चंद्र बंदोपाध्याय महोदय भी करते हैं तथा इसके बाद एक अन्य विद्वान का कहना है कि राजा का पद है वो आक्रमणीय स्थिति के साथ साथ ईश्वर द्वारा प्रदत्त पद है। इन विभिन्न परिस्थितियों के कारण राजा के पद की उत्पत्ति हुई। राजा के अधिकार
राजा था वह अपने जन क्षेत्र का स्वामी होता था, संपूर्ण भूमि पर उसका अधिकार होता था। उसकी जनता, उसके सैनिक, उसके अधिकारी, पुरोहित वर्ग आदि सब उसके प्रति उत्तरदायी होते थे तथा राजा के अधिकार थे कि वह अपना जीवन है आनंद के साथ जीता था। वह उसके कर्तव्यों में शामिल थे, वह अपने राज्य की आम जनता की जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा करता था तथा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करता था। अन्य जनपदों पर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आक्रमण भी किया करता था। शांति काल के समय यज्ञ, हवनों, अनुष्ठानों आदि सब का भी आयोजन किया करता था तथा राज्य के अंदर उचित न्याय दंड व्यवस्था को भी बनाए रखता था, जिससे जन व राज्य में शांति व्यवस्था बनी रही तथा विभिन्न चाल कार्यों के लिए गुप्तचर व्यवस्था का भी संचालन किया जाता था। इस प्रकार के विभिन्न कर्तव्यों के चलते राजा अपने अधिकारों का उपयोग करता था, अपने राज्य को संचालन करने में तथा विभिन्न प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार करने में, वह राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा अपने अधिकार व कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करता था। राजा के और भी बहुत से अधिकार हैं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि तत्कालीन जो राजा था वह भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी था, परंतु फिर भी राजा के प्रति आम जनता का जो उत्तराधिकार व कर्तव्य था वह बना हुआ रहता था। वह राजा के प्रति सहानुभूति बनी रहती थी। राजा होता था वह भी अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करता था। अब हम बात करते हैं प्रमुख अधिकारी कि राजा के कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते थे। प्रमुख अधिकारियों की हम बात करें तो राजा के 12 प्रमुख रत्नीन होते थे। इसके अलावा पुरोहित, सेनानी या सेनापति, वह ग्रामीण। प्रमुख 12 रत्नीनों के साथ साथ पुरोहित, सेनानी व सेनापति, ग्रामीण आदि प्रमुख अधिकारी होते थे। पुरोहित होता था वह राजा का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। यह उसके राज्य का राज्य मंत्री होता था, राजकार्य का कार्यभार संभालता था और उसके साथ साथ वह युद्धों आदि कार्यों में भी उसका सहयोग देता था। शांति काल के कार्यों में वह यज्ञ, अनुष्ठान, हवन आदि सब का आयोजन करता था। इसके अलावा राजा को प्रशासनिक कार्यों में भी सलाह प्रदान करता था। पुरोहित है वो राजा के सबसे प्रमुख अधिकारियों में से एक था। सेनानी, जैसे कि हमने बात की, तत्कालीन स्थिति में बहुत से जन थे जिनका आपस में संघर्ष चलता रहता था, जिसके कारण सेनानी व एक सेना की आवश्यकता होती थी, वह उसका प्रधान होता था, उसे हम सेनानी व सेनापति कहते थे। सेना के सहयोग से हम अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे तथा अन्य राज्यों व जनपदों से अपने राज्य की रक्षा व सुरक्षा करते थे। साथ ही राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सेना बहुत उपयोगी व कारगर सिद्ध होती थी। ग्रामीण, यह राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम का प्रमुख अधिकारी होता था। इससे राजा को निचले स्तर के संबंध में जानकारियां प्राप्त होती थी कि उसके राज्य में कैसी स्थिति है, किस चीज की आवश्यकता है, आम जनता है वो किसी कार्य से परेशान तो नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो ग्रामीणी है जो राजा के
वह आम जनता के मध्य कड़ी का कार्य करता था। जनता की जो परेशानियां, उनकी आवश्यकताएं होती थी, वह ग्रामीणी के माध्यम से राजा तक पहुंचाई जाती तथा इसके पश्चात राजा है जो उनकी आवश्यकता अनुसार उचित व्यवस्था कर आम जनता तक सहायता पहुंचाता था। प्रशासनिक व राजा के प्रमुख अधिकारियों के रूप में देखा जाए तो ग्रामीणी का स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम बात करते हैं सभा व समिति। जैसा कि हमने बात की, राजा है वह भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी होता था। राजा था वह एक निरंकुश शासक नहीं था, उस पर बहुत से अंकुश थे। वह जनता के प्रति वफादार, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता था। ऋग्वेदिक काल में सभा व समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेखित है कि सभा व समिति नामक संस्थाओं के माध्यम से राजा पर अंकुश रहता था। सभा व समिति शब्द के मूल अर्थों को जानने में अभी तक इतिहासकार हैं, उनमें मतभेद बना हुआ है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत प्रतिपादित करते हैं। जैसे लेनब्रल व अन्य विद्वान लेटपुट है, उनका कहना है कि सभा व समिति थी वह एक बहुत बड़े स्तर की संस्था थी समिति, व इसके अलावा सभा थी वह इसका एक अधिवेशन मात्र था। इसके अलावा और भी बहुत से विद्वान हैं, उनका अलग अलग मत है, परंतु जिस प्रकार से सर्वमान्य मत निकलकर हमारे सामने आता है वह है कि समिति थी वह आम जन की एक संस्था थी। इसमें प्राय सभी जनताएं भाग लेती थी, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, इसमें सामान्य स्तर की चर्चाएं होती थी। दूसरी तरफ हम सभा की बात करें तो यह वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थी। कुछ और भी संस्थाएं हैं, विद्वत है, गण है, आदि के बारे में भी जानकारियां मिलती है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वान हैं, सभा व समिति के बारे में अलग अलग मत प्रतिपादित करते हैं। भारतीय विद्वानों ने सभा व समिति का संबंध तत्कालीन भारत में संचालित लोकसभा और राज्यसभा से रखा है। समिति से तात्पर्य है लोकसभा, जो आम जन की एक सभा है, वह सभा से तात्पर्य है राज्यसभा, जिसमें वृद्ध एवं अभिजात वर्ग के लोगों की एक संस्था मात्र है। इस प्रकार से अन्य बहुत से विद्वानों ने अपने अलग अलग मत व अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिन पर उन्होंने अपने अपने विचारों को कहा है। अब हम बात करते हैं तत्कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी वह प्रचलित थी। राजा होता था, वह न्याय का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके अलावा ग्रामीण व अन्य छोटे क्षेत्रों में पंच व सरपंचों के माध्यम से या ग्रामीण नामक जो अधिकारी होता था, जो ग्राम विशेष व संस्था प्रधान का प्रमुख अधिकारी होता था, उनके द्वारा न्याय किया जाता था। तत्कालीन में प्रमुख जो अपराध थे उनकी बात की जाए तो उनमें चोरी करना, सेंध मारना, चोरी के रूप में गाय है उनकी प्रमुख रूप से चोरियां की जाती थी। वह अधिकांश जो युद्ध है वो गायों को लेकर ही किए जाते थे। अगर हम दंड विधान की बात करें, मृत्यु दंड की व्यवस्था थी, परंतु कुछ विशेष
प्रकार की सजा के रूप में ही मृत्यु दंड दिया जाता था। इसके अलावा राज्य से बाहर निकालना, जुर्माना लगाना, हाथ पैर कटवाना आदि प्रकार की जो सजाएं थी वह ऋग्वैदिक कालीन समाज में विद्यमान थी। राजा था वह न्याय का सबसे अंतिम अधिकारी था। अंतिम फैसला राजा का ही मान्य किया जाता था। इस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी वो ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं युद्ध विधि की। जैसे कि हमने बात किया कि जन आपस में एक दूसरे से संघर्ष किया करते थे, वह अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध करते थे, तो उनके लिए युद्ध भी निश्चित ही रूप से हुआ करते होंगे। युद्ध की हम बात करें, युद्ध थे वह धर्म परायणता के आधार पर लड़े जाते थे, वह समयानुकूल लड़े जाते थे। निशस्त्र वह चोट खाए हुए व्यक्ति पर वार नहीं किया जाता था तथा शरणार्थ ही होता था उसे शरण प्रदान की जाती थी, चाहे वह फिर दुश्मन ही क्यों न हो। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति ऋग्वैदिक कालीन समय में एक सैनिक, एक योद्धा था। राजा स्वयं है जो भूमि का स्वामी न होकर युद्ध का स्वामी था। तत्कालीन परिस्थिति से हम जान सकते हैं कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति है वो एक सैनिक होता था, तो युद्ध है वो अवश्य हम भी हुए होंगे। वह किसी भी परिस्थिति में युद्ध हो सकता था। वह युद्ध के लिए बहुत से शस्त्र अस्त्र की आवश्यकता होती थी। इन युद्धों के माध्यम से प्रमुख सैनिक और सेनापति की आवश्यकताएं होती थी। आर्यों ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए बहुत सी अनार्य जातियों से संघर्ष करना पड़ा। इन अनार्य जातियों से संघर्ष के लिए उन्हें अच्छे घोड़े, अच्छे अस्त्रों की आवश्यकताएं पड़ती थी, जिनके उपयोग के कारण ही वह युद्ध में विजयी हुआ करते थे। आर्यों ने अन्यायों पर बहुत बार विजय की। वह अपने जनपद के क्षेत्रों में विस्तार किया। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी जो ऋग्वैदिक कालीन समाज में थी, जिसमें राजनीतिक संगठन के बारे में हमने बात की, प्रमुख जन, राजा के अधिकार व कर्तव्य, प्रमुख अधिकारी, सभा व समिति, न्याय व्यवस्था व युद्ध व्यवस्था व युद्ध की विधियां। आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास में हम ऋग्वैदिक कालीन की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक दशा पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।